हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथी आप सभी का स्वागत है बीपीएससी एडीयू के जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला। आज की क्लास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत का भूगोल घटना चक्र लगभग 1992 से लेकर 2026 तक जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबका कंप्लीट निचोड़ है और बहुत ही तेज़ी में एक फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे साथियों। तो जुड़ जाइएगा जो भी हमारे साथी नए हैं इस तरीके की श्रृंखला में। कंप्लीट रिवीजन आपका जीएस का जो है इस एग्ज़ाम के लिए करा देंगे और सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इसमें डिस्कस कर लिए जाएंगे। तो फटाफट से आप जुड़ जाइएगा जो साथी नए हैं, वीडियो से लाइक करके जुड़ जाइएगा। और देखिएगा प्लेलिस्ट बनी होगी, क्या बनी होगी, प्लेलिस्ट बनी होगी एओडीओ के नाम से, वो देख लीजिएगा। वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन इस तरीके से कवर हो जाएंगे और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा इसके बाद से आपको अगला कौन से सब्जेक्ट का कवर कराना है। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, यहाँ से शुरू करेंगे साथियों। आइएगा भूगोल जो है, भारत का भूगोल स्पेशली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि गंगा के जो मैदान है को एक रूप में वर्णित किया गया है। तो गंगा का जो मैदान है उसको किस रूप में वर्णित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जियोसिंक्लाइन के रूप में इसको क्या किया गया, वर्णित किया गया है। जियोसिंक्लाइन यानी भूसन्नति गर्त के रूप में इसको वर्णित किया गया। इसका निर्माण जो है हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुआ था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, गंगा की जो जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है? ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपको लगभग 6000 मीटर तक होती है। कितनी? 6000 मीटर तक जो है यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। निकटतम उत्तर यही है, तो यहाँ पे ये सही उत्तर माना गया है। आगे बढ़ेंगे, गंगा नदी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी संगम का स्थल है? तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग। क्या हो जाएगा? देवप्रयाग जो है, जो यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी संगम का स्थल है। बाकी जो पंच प्रयाग है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला फिर से कह रहा है, अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? तो ये आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, देवप्रयाग सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, बड़ी जो है वाह नदी, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा, जिसका जो है सबसे ज़्यादा लंबाई के अनुसार अगर देखें तो इसका दूरी सबसे ज़्यादा तय करती है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा कौन सा है, गंगा, गोदावरी, नर्मदा और महानदी, इनका जो है आपस में, गंगा नदी लगभग 25-25 किलोमीटर है ना, यहाँ पे भारत में ये तय करती है। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में गंगा नदी घाट का कौन सा भाग जो है उपनदी है? ठीक है, तो कह रहा है शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयला, बारह कर। तो यहाँ पर जो ध्यान दीजिएगा, उत्तरी कोयल जो है झारखंड से बहने वाली एक नदी है। ठीक है, और सोन नदी जो है, जो सोन नदी की सहायक नदी है। और इसमें बाकी चीज़ें क्या क्या किस तरीके से हैं, तो यहाँ पर देखिएगा जो इसमें से उत्तर होगा ये ऑप्शन ही होगा, इसमें चारों कोई नहीं होगा या एक से अधिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये बीपीएससी प्री 2019 का सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है उसमें उत्तर और दक्षिण से जो सहायक नदियाँ मिलती हैं, तो इसमें कह रहा है कौन सा नहीं है? तो ध्यान दीजिए, कह रहा है सुबनसिरी है। ठीक है, सुबनसिरी, बेलसिरी और मानस, उपयुक्त में से एक से अधिक या एक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, उत्तर से मिलने वाली जो सहायक नदियाँ हैं उनमें आपका सुबनसिरी है ना, सुबनसिरी के बाद से बेलसिरी और मानस। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, सही उत्तर जो है ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं क्यों हो जाएगा, क्योंकि तीनों की तीनों जो नदियाँ हैं इसमें देखेंगे आप ब्रह्मपुत्र में उत्तर से ही आके मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है इसमें। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ऑप्शन बी, माजुली द्वीप, जो आपके ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है। ये आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप के रूप में इसको जाना जाता है। अगला कह रहा है कि भारत में यरलंग जांगबो जो ये नदी है अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो इसको भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो ध्यान दीजिएगा, जो मानसरोवर झील है वहाँ से आपके ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तीनों के तीनों निकलते हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ध्यान दीजिएगा ब्रह्मपुत्र का। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश जो द्रोणी है फॉल्ट थ्रू उससे होकर बहती है? तो दिए गए नदियों में कौन सा हो जाएगा? आपका नर्मदा नदी। ठीक है, ये आपके क्या है? रिफ्ट वैली से होकर बहती है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है? सोन नदी महानदी निकलती है, तो यहाँ पर जो है सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं। तो देखिए तीनों नदियों में जो है अगर आप देखें तो सोन और नर्मदा दो नदियां अमरकंटक से निकलती हैं, और महानदी जो है, महानदी का उद्गम कहाँ से है? इसका सिहावा पहाड़ी से है। महानदी कहाँ से है? सिहावा पहाड़ी से। तो इस हिसाब से क्वेश्चन डिलीट हुआ था। ठीक है, तो इसको स्किप कर देगा, लेकिन पॉइंट जानते रहिएगा कि इन दो नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक है, सोन नर्मदा, और महानदी कहाँ से है? सिहावा से। कहाँ से? सिहावा से। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। ठीक है, जो आप देखते हैं ईस्ट, ये वेस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो इसमें आपकी कौन कौन सी नदियां? नर्मदा, ताप्ती, और एक और ऑप्शन में क्या है आपके? राप्ती। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन 1 और 2 केवल सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती जो है आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। एक और नदी है जो इधर बहती है, वो कौन सी है? इसके साथ साथ माही है। कौन नदी है? माही नदी है, जो आपके वेस्ट फ्लोइंग की तरफ फ्लो करती है। आगे बढ़ेंगे साथियों, फटाफट से जितने साथी देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों को ये जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कवर करा दिए जाएंगे। कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी जो है आप देखेंगे ये कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो आपके कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कावेरी नदी की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ कर्नाटक से निकल के, ठीक है, कर्नाटक, केरल, ठीक है, और उसके साथ साथ कहाँ से? तमिलनाडु से होकर, से ट्राई जंक्शन होकर तीनों से बहती है। तो इसको ध्यान रखिएगा कावेरी को। ठीक है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तेल नदी निम्नलिखित नदी में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी ऑप्शन दिया हुआ कह रहा है कि बागमती, घाघरा, गंडक, कमला। ध्यान दीजिए तेल नदी जो है ये सहायक नदी है किसकी? महानदी की। किसकी? महानदी की सहायक नदी है। तो दिए गए ऑप्शंस में से नहीं है, तो आपका ई सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, महानदी की अन्य सहायक नदियों के बारे में अगर आपको बताएं तो उसमें एक नदी आती है शिवनाथ, ठीक है, जोंक, है ना, उसके साथ हसदेव, अभी हाल फिलहाल में देखें ये भी चर्चा में था, हसदेव के जंगल, और ईब और मांड, ये सब क्या है? महानदी की सहायक नदी। उसी में एक नदी आती है तेल नदी, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? अब देखिए क्या कह रहा है? पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती, इधर की तरफ प्रवाहित नहीं होती है। तो कह रहा है गंगावली, नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो देखिए, जो कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती हैं? ठीक है, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। बंगाल का जो नर्मदा, गंगावली नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें, देखिएगा पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी आपकी सॉरी, हाँ, कृष्णा पूर्व में आपके गोदावरी हो जाएगी जो पूर्व की तरफ जाएगी, और कौन सी हो जाएगी आपकी? कृष्णा नदी, ये आपके वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगी, ईस्ट की तरफ फ्लो करेगी। और नर्मदा आपकी जो है, नर्मदा आपके यहाँ से निकल के पश्चिम की तरफ जाएगी, और गंगावली भी निकल के आपके पश्चिम की तरफ जाती है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ई हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नदियों का क्रम जो है आप जब भी पढ़ते हैं तो ध्यान रखें कौन नदियाँ ईस्ट की तरफ जा रही है, कौन वेस्ट की तरफ जा रही हैं, और उनकी सहायक नदियों को भी ध्यान रखिएगा। भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? सहायक नदी है भीमा नदी, तो आप जानते हैं किसकी? कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की अन्य सहायक नदियों की अगर हम बात करेंगे तो एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। कोयना है कृष्णा की सहायक नदी में, कोयना, ठीक है, घाट प्रभा, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी, ये सब क्या है? कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है? तो पहला कह रहा है प्रायद्वीपीय नदी नदियाँ केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं। ये नदियाँ युवा वलित पर्वतों से होकर बहती हैं, और अभी भी युवा अवस्था में इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र हैं। सही उत्तर इसमें आपको बताना है, तो ध्यान दीजिएगा। ये प्रायद्वीपीय नदियाँ जो मौसमी नदियाँ हैं, बात बिल्कुल से, और वर्षा से आपका इनका जल प्रवाह निर्भर करता है। और ये प्राचीन नदियाँ हैं, पर्वत पठारों से होकर बहती हैं, जो अपनी प्रौढ़ अवस्था में, युवा अवस्था में नहीं है। तो सेकंड वाला आपका गलत हो जाएगा, पहला सही है।
और तीसरा इसमें छोटे छोटे जल बेसिन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड वाला गलत है, यहाँ पे युवा अवस्था में नदियाँ नहीं है, बाकी दोनों बातें सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, दंडकारण्य में इंद्रावती और सबरी किसकी सहायक नदियां, तो ध्यान दीजिएगा किसकी सहायक नदी हैं, तो ये हो जाएंगे अभी गोदावरी की सहायक नदी हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 10 नंबर यहाँ पे, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है, अभी हमने आपको बताया ऊपर की सोन और नर्मदा के बारे में। तो इसका जो है ये आपकी स्थित कहाँ है, मैकाल श्रेणी में। कहाँ पे, ये मैकाल श्रेणी से निकलती है और कहाँ पे जाके गिरती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा नर्मदा नदी जो है आपके हाँ नर्मदा भी यहीं से निकलती है, वो कहाँ जाके निकलती है, वो अरब सागर में गिरती है, अभी हमने आपको बताया। आइए बात कर लेते हैं अन्य नदियों के बारे में। सिंधु जल नदी जो के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई हैं, निम्नलिखित में कौन सी उनमें शामिल नहीं है। तो जो भारत को आवंटित की उसमें शामिल नहीं है, तो कह रहा है झेलम, रावी, सतलुज। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो है ये झेलम जो है इसमें शामिल नहीं है। क्या है, झेलम शामिल नहीं है। तो भारत को जो 3 नदियां दी गई हैं उसमें 6 नदी, उसमें 3 नदी जो भारत को आवंटित की गई हैं उसमें रावी है। ठीक है, रावी, सतलज और एक और कौन सी है, ब्यास है। कौन सी, ब्यास है। ये 3 कौन सी भारत को दी गई हैं। और उसके बाद से पाकिस्तान को कौन कौन सा दिया गया है जो है इसमें, तो आप ध्यान दीजिएगा झेलम है जो पाकिस्तान को दिया गया है, उसके साथ चिनाब है, झेलम, चिनाब और सिंधु। ये सब क्या है, 3 नदियाँ जो हैं इसमें शामिल नहीं है, पाकिस्तान को दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित तुलनाधार तुलना कीजिए, हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। इसमें कह रहा है अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी हैं जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती हैं। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी है और प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा, कह रहा है सही उत्तर का चयन करना। तो इसमें जो दो एक ऑप्शन है इसमें आपका कौन कौन सा सही है, पहला सही है और दूसरा सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ये आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप तभी हमने देखा कौन सा है, आपका माजुली है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लिए फटाफट से, जितने सारे हम लोग थोड़े तेज़ी से क्वेश्चन को देखते हुए चल रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम लोग क्या कर सकें, सेशन में कर सकें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों नदियाँ आपके कहाँ बहती हैं, लाहौल घाटी में बहती हैं। कि कहाँ पे, लाहौल घाटी में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो देख के बता दीजिए फटाफट से कौन सी नदियाँ बंगाल खाड़ी में, गंगा भी गिरती है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी भी, महानदी कृष्णा, कावेरी भी, ये भी नदियाँ आती हैं। लूनी, नर्मदा, ताप्ती ये नहीं जाती है आपके। तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या कह रहा है, दामोदर, कोयल, स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं। ठीक है, तो ये नदियाँ किससे निकलती हैं, तो ध्यान दीजिए छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से, छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन फटाफट से देखिए। दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूबंधित नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो भूबंधित नदी है आपकी कौन सी हो जाएगी, ये लूनी हो जाएगी। ठीक है, लूनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कावेरी जल विवाद है। तो कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो है यहाँ पे ये विवाद आपको देखने को मिलता है, कावेरी जल विवाद। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका उद्गम स्थल कौन सा है, पुष्कर घाटी। कौन सा है, पुष्कर घाटी। ठीक है, कौन सा, पुष्कर घाटी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल पुष्कर घाटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है। ठीक है, सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है, तो दिया गया ऑप्शन है इसके अनुसार आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, जैसे काली नदी, पेरियार और पुनानी में, इसमें जो जलग्रहण क्षेत्र आपकी बात करें तो पुनानी का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची मिलान करने के लिए दिया हुआ सूची 1 और सूची 2। तो 4 कंकर, कायल और मांड और पंजाब का मैदान, सब सारी चीज़ें दिया हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 4 जो है आपका ए, इसका ये होगा आपका डेल्टा। ठीक है, और बी कंकर है आपका बांगर हो जाएगा, कायल आपका क्या हो जाएगा,
सी का चौथा तटीय मैदान, और मांड क्या है आपका पंजाब का मैदान। तो इस तरीके से आप देखें, ए का दूसरा और बी का तीसरा, तो ए का दूसरा बी का तीसरा आपके ऑप्शन बी में मिल जाएगा। इस हिसाब से आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने आपको अभी बताया, ठीक है, 4 डेल्टा कंकर बांगर कायल तंडे और मांड पैदा पंजाब का मैदान। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुवर्ण रेखा नदी किस गांव के पास निकलती है। तो ध्यान दीजिएगा, एक गांव पूछ रहा है यहाँ पे, नगरी एक गांव होता है। छोटा नागपुर पठार रांची के पश्चिम से निकलती है, झारखंड राज्य के जो रांची के निकट पे एक गांव है, वहाँ से ये निकल के आगे बढ़ती है। और इसी पे एक इंपॉर्टेंट जलप्रपात है सुवर्ण रेखा पर, कौन सा, हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा, हुंडरू जलप्रपात। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो फटाफट से बता दीजिए कौन सा हो जाएगा इसमें, काली नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, काली नदी जो है लिपुलेख दर्रे के निकट जो है यहाँ से निकलती है, और ये भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, डीवी द्वीप किस की सरिताओं के मध्य स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा। क्या हो जाएगा, कृष्णा जो नदी है वो जिला वहाँ पे स्थित है, कृष्णा जिले में स्थित है। वहाँ नाम भी हुआ, डेल्टा क्षेत्र भी है, कृष्णा नदी नदी भी है, उस पर क्या कहते हैं डैम भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित नदी में से कौन से एक अन्य से अलग है। तो अन्य से अलग आपकी देखिए, तुंगभद्रा, पेनगंगा, महानदी और नर्मदा। तो नर्मदा आपकी अलग हो जाएगी, ये नदी आपकी अलग रिफ्ट फ्लोइंग रिवर है, हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। आगे आ जाइए, अब कुछ अलग तरह के क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से अगले चैप्टर के। गंगा नदी किनारे जो बसे शहर है उसमें सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो आपका कौन सा है, कानपुर है, उत्तर प्रदेश में बसा ये कानपुर सबसे बड़ा शहर यहाँ पर दिए गए ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है। स्थित पूछ रहा है कि नहीं है, तो गंगा के किनारे स्थित जो है उत्तरकाशी आपका क्या है, गंगा के किनारे स्थित शहर नहीं है। उत्तरकाशी का संबंध किससे है, तो भागीरथी से है। किससे, भागीरथी से, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, चलिएगा फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी तक शेयर जरूर कर लीजिएगा। इस तरीके से सारे के सारे जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप परीक्षा में जाएंगे, आपके लिए उतना महत्वपूर्ण है। और पीडीएफ वगैरह के लिए, इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है, ठीक है, अभी कश्मीर में पहलगाम किस नदी किनारे बसा है, तो लिदर, लिदर नदी किनारे बसा हुआ है, जो झेलम नदी की सहायक नदी है। लिदर किसकी सहायक नदी है, तो झेलम की सहायक नदी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो जमशेदपुर आप सभी जानते हैं ये क्या है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ये स्थित है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये सब क्वेश्चन हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रपात और झीलें हैं, कह रहा है लोकतक एक है, तो एक तरह की क्या है, ये झील है, लोकतक झील है। कहाँ है ये, तो बहुत फेमस झील है, कहाँ की, मणिपुर की। कहाँ के, मणिपुर की एक झील है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जो हुंडरू है, जलप्रपात कहाँ पे स्थित है या फिर किसके पास स्थित है। तो आप जान गए कहाँ पे, ये रांची पे होगा। कहाँ पे, रांची। वही फिर से आपको बता दें, स्वर्ण रेखा जो नदी है उसी पर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हुंडरू प्रपात निर्मित है तो आपको कौन सी स्वर्ण रेखा नदी पे, ठीक है, ऑप्शन सी से उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। फटाफट से आंसर करके आगे बढ़ेंगे, हुंडरू जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, जलप्रपात और नदी के जोड़ों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देख के बता दें इसमें कौन सा जो है, जो करा सारावती, कपिलधारा, कावेरी, धुआंधार, गोदावरी। तो इसमें देखिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसमें क्या है, हमें लग रहा है सुमेलित नहीं है। जैसे कि जोग आपका शरावती है, ठीक है, कपिल धारा जो है आपके ये नर्मदा पर है। कहाँ पे है, नर्मदा पर, कावेरी पर नहीं है कपिल धारा। और इस तरीके से धुआंधार जो है ये आपको गोदावरी पर नहीं है। कहाँ पे है, नर्मदा पर है। तो पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें एक से अधिक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्यों होगा ये भी बता दिया। कपिल धारा आपके किस पर है, ठीक है, कपिल धारा बताया आपके नर्मदा पर है, और धुआंधार भी किस पे है, नर्मदा पर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। तो शिव समुद्रम आपके किस पे, कावेरी पर स्थित है। कहाँ पे साथियों, कावेरी पर स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील है, ठीक है। तो चिल्का, सांबर, उलर, लोकटक। तो दिए गए विकल्पों में जो है उलर और लोकटक ये मीठे पानी की झील है, उलर और लोकटक। तो दो हैं इसमें, तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही, यानी एक से अधिक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन मानसून से रिलेटेड जलवायु वाले पे आ गए। अब हम लोग इसको देख लेते हैं फटाफट से क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवाती की उत्पत्ति होती है। तो कब होती है, तो आप देखिएगा 10 डिग्री उत्तर 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य यहाँ पर होती है। 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ITC जेट का खिसकना, तिब्बती उच्च और लानिना, इसमें लगभग लगभग एक से ज़्यादा ऑप्शन है इसमें। तो ई वाला सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड का ई है। इसमें देख लीजिए क्या क्या फीचर्स आप में हैं। तो आपका उष्णकटिबंधीय भी है, ITC जेट का खिसकना, तिब्बती और लालिना, सबके सभी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है। तो इसका कारण क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, स्थल तथा समुद्र का जो विभेदी तापन है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी जो वाटर और यहाँ पे लैंड का जो अलग अलग टेम्परेचर है, तो इससे क्या होता है, ये मानसून को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का सामान्य तिथि क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सामान्य तिथि इस तरीके से कुछ नहीं है, 15 से अक्टूबर थी, लेकिन 14 कर दी गई है। तो इस हिसाब से ऑप्शन में अगर आप देखें तो कई लोग बी भी लगा रहे थे, लेकिन अब 14 है, तो इस हिसाब से क्या लगा देंगे, ऑप्शन ई यहाँ पे आयोग ने सही उत्तर माना है। अगला क्वेश्चन, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है। तो देखिएगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ठीक है, समुद्र तल से इनकी ऊंचाई में भिन्नता, लैटिट्यूड जो आपका अक्षांश या लैटिट्यूड का जो भी है आपका, तो वो चीज़ सेम होने के बाद भी इनकी ऊंचाई में भिन्नता इसका कारण बनता है। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानसून का निवर्तन इंगित होता है, किस तरीके से होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साफ आकाश से बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब पर स्थित स्थल पर तापमान बढ़ने से। तो यहाँ पर सही उत्तर इसका क्या है, केवल ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, साफ आकाश से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कौन सबसे अधिक प्रभावित है, तो कोरोमंडल प्रभावित है, यहाँ पे 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। तो सूखा स्थान सबसे अगर आप देखें तो यहाँ पे लेह आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है लेह इसमें सही उत्तर हो जाएगा। लेह क्या है, सबसे सूखा स्थान दिया गया ऑप्शन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे शुष्क स्थान, तो फिर से आ गया वही ऑप्शन इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका लेह हो जाएगा। यही आपके अभी रिसेंट के एग्जाम में 23 वाले में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है। तो जो एल नीनो है, ये एल नीनो क्या करेगा भारत में, तो सूखा लाएगा जी, ला नीना रहेगा, ला रहेगा तो मौसम सही रहेगा, एल लगेगा तो एल लग जाएंगे, ड्रॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इससी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, सूखा लाएगा यहाँ पे। आज ये वर्षा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो किससे प्राप्त होती है, तो ध्यान दीजिएगा, ये भारत की मुख्यतः वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से, किससे, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। तो भारी वर्षा आपके कोरोमंडल तट पर होती है, 20 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, जितने हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग कहीं ना कहीं बार पढ़े रहते हैं इस चीज़ को, तो कोशिश ये है कि थोड़ा सा फास्ट तरीके से ना क्वेश्चन रीड करें, ऑप्शन देख के आगे बढ़ते चलें, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके। तो इसलिए इस चीज़ों को थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, और आप लोग जो क्वेश्चन ना है उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। हाँ, ये पॉइंट पे कन्फ्यूज हो रहे थे, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। और बाकी चीज़ों के लिए क्या करेंगे, आप चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो आम्र वर्षा है संबंधित है, मैंगो सावर आपका किससे संबंधित है, तो आम की फसल से रिलेटेड है, जो तटीय क्षेत्रों में कर्नाटक और केरल के मानसून के पूर्व ये फुहार आती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, ग्रीष्म जो के अंत में पूर्व मानसून होती है, जो केरल और कर्नाटक में समान घटना, इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका क्या है, ये मैंगो शावर है, उसी के बारे में डिटेल करके अलग तरीके से पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि इसका कारण क्या है, कि तो देखिएगा यहाँ पे हवाएं जो है किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के कारण आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो इसी यहाँ पे कारण है राजस्थान में बहुत कम वर्षा का। ठीक है, हवाएं सीधे सीधे क्या होती है, निकल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्या कह रहा है इसमें, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है, उनमें वार्षिक वर्षा कितने से कम होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 75 से कम हुआ यहाँ पे देखने को मिलता है, सी डी से उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, जब बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है, तो क्या होता है। तो यहाँ पे जब बनाता है इस तरीके से, उसको क्या कहते हैं, गली कटाव कहते हैं। क्या कहते हैं, गली कटाव कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, शीतकालीन वर्षा से देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, तो इसको स्किप करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड, यहाँ पे आपको मिलान करना है।
प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप, सूखा, चक्रवात और किस किस जोन में आता है, इसको आपको देख के बताना है। तो आइएगा इसके डायरेक्ट मिलान को आपको दिखा देते हैं इसमें क्या चीज़ें किस तरीके से हैं। तो देखिए बाढ़ जो है आपका क्या उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, भूकंप आपका हिमालय का जो गिरिपद क्षेत्र है, सूखा आपका मध्य पूर्वी भारत, और आपका चक्रवात झारखंड, उत्तर उड़ीसा। तो ये आपकी प्राकृतिक आपदाएं और रीजन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन जो प्राप्त प्रोन नहीं है। तो यहाँ पर जो रीजन आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, सब के सब क्या है आपके यहाँ पर जो भूस्खलन प्रवृत्ति की दशाएं पाई जाती हैं। यहाँ इस चीज़ का खतरा है। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई ऐसा इसमें रीजन नहीं है जहाँ पे ना हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आ जाइएगा साथियों, हम लोग बात कर लेते हैं कुछ मिट्टियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी अगर आप देखें तो एक से अधिक हमें लग रहा है काली मिट्टी एक आपका क्या कर्नाटक, गुजरात और इस रीजन में तो मिल ही जाएगी। तो काली मिट्टी का अगर रीजन देखें तो कर्नाटक और गुजरात, दो ऑप्शन मिली गए, उत्तराखंड तो छोड़ दी। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में इसकी शब्दावली का प्रयोग होता है। तो रेंगुर, बांगर, काली, कपास वाली मिट्टी, खादर। तो आई थिंक इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, काली मिट्टी के लिए शब्दावली का प्रयोग होता है। तो इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, क्योंकि रेंगुर और काली मिट्टी कपास वाली भी इसका नाम कहा जाता है। तो ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, वही कह रहा है रेंगुर किसका नाम है। तो रेंगुर आपके काली मिट्टी का नाम हो जाएगा। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। फटाफट से रिवीजन करते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो लोग लाइक नहीं की वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। रेंगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है। तो रेंगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा आपके कहाँ पाई जाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है काली मिट्टी। आगे आ जाइए, जलोढ़ मिट्टी के बारे में थोड़ा कुछ देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर कौन सी, जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों के द्वारा निर्मित होती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। तो जो पुरानी कछारी मिट्टी वो आपकी बांगर हो जाती है, नई वाली क्या हो जाती है, खादर हो जाती है। और भावर आप जानते हैं गिरिपथ के उसमें पाया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। दुमट्टी लोम जो मिट्टी है इसका कौन सा कण इसमें मिलता है। ध्यान दीजिएगा इसमें सभी प्रकार के कण मिलेंगे, यानी जो आप में बालू कण, पांचू कण और चिकना कण सबके सब उसमें आपको मिलेंगे। तो इसमें जो मिट्टी के कण हो जाएंगे सभी प्रकार के, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिट्टी में जो डाइवर्सिटी है, यानी करेवा मिट्टी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग परीक्षाओं में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है आपका केसर, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। करेवा मिट्टी का जो जाफरान केसर के लिए स्थानीय प्रकार से उत्पादन के लिए उगाई जाती है, ये आपकी किस रीजन में पाई जाती है। तो कश्मीर, हिमालय में ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, मिट्टी की जो कोशिका है, किस मिट्टी की जो केशिका में कैपिलरी सबसे अधिक होता है। तो ध्यान दीजिएगा चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कर रहा है वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा ये आपको मिलता है केशिका जल के कारण। ठीक है, केशिका जल के कारण ये आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है। फटाफट से आंसर करेंगे कहाँ पे लेटराइट मिट्टी अधिक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लेटराइट मिट्टी आपके कहाँ हो जाएगी, दिए गए ऑप्शन में आपके मेघालय में सबसे ज़्यादा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी कौन सी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। बी सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो पौधे नमक युक्त मिट्टी मुक्त है उन्हें क्या कहते हैं। नमक युक्त जो मिट्टी मुक्त है उन्हें हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोफाइट कहते हैं। जो लवण मृदुपद कहते हैं उसके नाम से जाना जाता है। तो ये लवण युक्त मिट्टी में ये पैदा होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा अपरदन और सुधार से रिलेटेड है। तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मृदा अपरदन को आप कैसे रोक सकते हैं। तो जानिए वन रोपण करके आप मृदा को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे ये सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मृदा संरक्षण का वह प्रक्रम है जिसमें क्या किया जाता है। तो मृदा जो संरक्षण है उसमें किया क्या जाता है बेसिकली, तो मृदा के नुकसान को जो है सुरक्षित किया जाता है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका रिविजन में जो पूछा हुआ एग्जामों में, तो क्या हो जाएगा, मृदा के नुकसान को सुरक्षित किया जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कह रहा भारत का जो क्षेत्रफल है संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो है पॉपुलेशन जो है वो कितनी है। तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार जो है यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में अगर बात करें तो पॉपुलेशन लगभग 17.78% हो चुकी है, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा से अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लेता है।
तो ध्यान दीजिएगा, दिए गए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उड़ीसा से होके नहीं गुजरती है। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, जो कर्क रेखा है वो भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से। नाम बताते रहे, ध्यान सुनिएगा इस तरफ से। जो आपका इधर से गुजरात से शुरू कीजिए। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जिनसे होकर ये आपकी रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है भारत विस्तृत है, तो भारत का जो एक्सटेंशन पूछ रहा है यहाँ पे, दिए गए ऑप्शंस में अगर आप बात करेंगे तो कोई भी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर यहाँ पर, क्योंकि में से कोई नहीं। क्योंकि जो आपका एक्सटेंशन स्टार्ट होता है आपका, वो 37 डिग्री 6 मिनट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें 37 डिग्री तो दिया हुआ है लेकिन 6 नहीं है, तो उसको ध्यान रखिएगा। आपका इसमें स्टार्टिंग कहाँ कहाँ से होता है, क्या क्या, तो वो पॉइंट याद रखिएगा। 8 डिग्री, ठीक है, 4 मिनट है, और कितना है, 37 और 6। ठीक है, और दूसरा क्या है, 68 से स्टार्ट होता है, कितना, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 तक पूर्वी में ये आपका देखने को मिलता है। आइएगा आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा साथियों कि निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, तो अगर बात करें जो कर्क रेखा आपकी जा रही है, इसके उत्तर में कौन अवस्थित है, तो दिए गए ऑप्शन में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आइजोल जो है इसमें आपका हो जाएगा। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा में, सीधे सीधे यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जो प्रश्न ना है पेज लेके बैठिएगा, तो उसको नोट डाउन करते चलिएगा की पॉइंट्स के तौर पे। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप देखिए पूछा हुआ है, कह रहा है कि जो ग्रीनविच माध्य समय है, जीएमटी जिसको कहते हैं, वो भारतीय मानक समय से कितना आगे रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है लगभग 5.5 घंटा आगे रहता है। कितना? 5.5 घंटा ये आगे रहता है। और भारत में कितना इसका मानक है, ध्यान दीजिएगा 82.5। ठीक है, 82.5 जिसको कहते हैं, वो देशांतर इसका मानक यहाँ पर रेखा माना जाता है भारत में। ठीक है, और जो इसकी प्रधान मध्याह्न रेखा है जो 0 डिग्री से पास करती है, ग्रीनविच रेखा के रूप में जो जानी जाती है, वो कहाँ से पास होती है, लंदन के पास ग्रीनविच शो के पास होती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। तो अभी हमने आपको बताया किस पे माना जाता है, तो 82 डिग्री। ठीक है, किस पे, 82.5 जो ईस्ट है, या कई जगह आप देखेंगे 82 हाफ लिखा रहता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिएगा इसी तरीके से मिलता जुलता अगला एक और प्रश्न है, कह रहा भारतीय मानक समय जो आईएसटी ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर पाया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है आपको +5 घंटे का यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बीपीएससी में पूछा हुआ, देखें, इस पठार पर जो है कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती है। ठीक है, कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती हैं, तो वो पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बघेलखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है। तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको कहा जाता है क्या, ऑप्शन ए, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये इसका निर्धारण जो है यहाँ रखेंगे 1914 में। ठीक है, 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ेंगे साथियों, फटाफट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं म्यांमार के साथ। तो म्यांमार आपको किधर पड़ेगा, तो ये साइड जो नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे म्यांमार, इधर बांग्लादेश, और यहाँ पे साइड आपका म्यांमार। तो कहाँ पे म्यांमार के कौन से राज्यों से जो साइड के आपके हैं उसी से तो बाउंड्री टच करेगी। इसमें देखेंगे आपका दिया त्रिपुरा, त्रिपुरा आपका 3 तरीके से क्या है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ आपका असम यहाँ दिया हुआ, तो असम को भी हटा दीजिए। तो साइड के आपके राज्य कौन कौन से आपके इसमें बचे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। जो यहाँ ऊपर से स्टार्ट करेंगे, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो ये साइड आपके क्या है, देखेंगे ध्यान से, तो किससे टच हो रहे हैं, आपके म्यांमार से होंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से जो देश है किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शंस में देख के आपको बताना है, कई बार ये होता है। तो सबसे यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से सी हो जाएगा, बांग्लादेश, जो सबसे लंबी सीमा रेखा है। क्योंकि जब आप देखते हैं भारत को इस साइड से, ठीक है, यहाँ पे इस वाले रीजन में जो बाउंड्री है, ठीक है, सीमा रेखा है, वो कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे जिग जैग है। तो यहाँ पे इसकी अगर लंबाई देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हो जाता है किसकी, बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा। ऑप्शन सी से उत्तर यहाँ पर
हो जाएगा। आइएगा अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के साथ है? तो ऐसा तो पाकिस्तान तो अगर आप देखें इस साइड में आपका पड़ेगा, और बांग्लादेश आपके यहाँ, तो कोई राज्य ऐसा इस तरीके से नहीं है जिसका कॉमन बाउंड्री हो, तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, ये आपका ई सही उत्तर रहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ना। क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है। शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। पूछ रहा है कि इसमें से जो है आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला आपका एकदम सही है और तीसरा सही है। ठीक है, दूसरा आपका सही नहीं है। इस हिसाब से आपका एक और तीन ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। शिवालिक की अगर बात करेंगे तो शिवालिक जो है आपका उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, ये बात बिल्कुल सही है। और ग्रेटर हिमालय पश्चिम से पूर्व तक अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या कह रहा है, कई बार जब इस तरीके से प्रश्न पूछा है तो स्टेटमेंट वाला, तो उसमें कई सारे पॉइंट्स आपको एक साथ पूछ लिए जाते हैं, तो उसको ध्यान रखना रहता है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। कह रहा है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना जो एक समभिन्नति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट का त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। अब इसमें से बताना है कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिएगा, सही की अगर हम बात करेंगे इसमें कौन कौन सही है, तो पहला आपका बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, चौथा गलत है। ये जो भारतीय प्लेट है और इसमें यूरोपीय प्लेट है, इसमें सिर्फ दो ही प्लेट है इस हिमालय की उत्पत्ति में। चीनी प्लेट का आपका कहीं कोई इस तरीके का जिक्र इसमें प्लेट टेक्टोनिक में नहीं देखने को मिलता है। तो चौथा कथन आपका गलत हो जाएगा। एक दो तीन ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास कौन सा है एक दो तीन का। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो कौन सा है, ये ही आपका सही है, एक दो तीन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको एक साथ यहाँ पर करा दिए जा रहे हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफी इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कह रहा है केंद्रीय उच्च भाग है, महान मैदान है, तटीय मैदान है और उत्तरी पर्वत है। तो इसको अगर आप अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आपका कौन सा इसमें आएगा, तटीय मैदान आएगा, तीन आएगा। ठीक है, तीन आएगा तटीय मैदान। उसके बाद से आपका क्या आ जाएगा, केंद्रीय उच्च भाग आएगा, तीन के बाद एक आएगा। ठीक है, उसके बाद से आपका हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, महान मैदान, यानी दो हो जाएगा। फिर आपका चार, तो 31 24 अगर आप कोड देखें कौन सा आपका मिल रहा है, ऑप्शन है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में जो पूर्व में मूलतः एक भाग था, जो किसका भाग था, जो भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में, तो ये जो है आप देखेंगे किसका भाग था, तो गोंडवाना लैंड का भाग था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोंडवाना लैंड सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा दक्षिणी प्रायद्वीप उच्च भूमि का भाग है। ठीक है, इसका भाग है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भी आपका ऑप्शन हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का ये भाग है। इसमें अगर मुख्यतः आप देखें कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें, तो कौन कौन से स्टेट, तो आपका एमपी आ जाता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, है ना, और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से आपके आ जाते हैं, जो आपका डेक्कन वाला प्लेटू यहाँ पे इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। हिमालय का पर्वत जो पदीय प्रदेश है वो क्या है, तो हिमालय का जो पदीय प्रदेश की बात करेंगे तो आपका कौन सा है, आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, आपको ऑप्शन बी शिवालिक से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और जास्कर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो सबसे अगर ऊपर की बात करें तो आपका आता है काराकोरम। एक मिनट, क्या करना है हमको, उत्तर से दक्षिण करना है ना, सबसे ऊपर से, तो इसको देखिएगा सबसे ऊपर से अगर दक्षिण की ओर हम आएंगे, हाँ ठीक है, तो काराकोरम पड़ता है, फिर उसके बाद से लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। तो दो, एक, चार और तीन, दो एक चार तीन आपका ऑप्शन किस में मिल जाएगा, ऑप्शन बी में सही उत्तर हो जाएगा। ये सारी की सारी जो आप
ये आपके पर्वत श्रेणियाँ हैं। अगर आप देखेंगे भारत के मैप पे अगर जाएँ तो ये ऊपर वाला जो रीजन है इस तरीके से यहाँ पे आपको चारों तरीके से देखने को मिलेंगे। कई बार ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इस क्रम को अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्या कह रहा है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का जो है निर्माण जो हुआ है, तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका हुआ है ऑप्शन डी सेनोजोइक में हुआ है। कब, सेनोजोइक में आपको देखने को मिला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो आपका किसका भाग है, तो ऑप्शन डी शिवालिक श्रेणी का भाग है। क्या है, ऑप्शन डी शिवालिक श्रेणी का भाग है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है। जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। अब इसके बाद से कौन सा अगला आपका सब्जेक्ट कराया जाए आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्लास प्रॉपर जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है आपको यहाँ पर करा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। लगभग 30% जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। कितना, लगभग 30% यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बृहत हिमालय अर्थात कि हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है। तो इसके पूर्वी छोर पर क्या है, तो अगर आप देखें पूर्वी छोर पर आपका क्या मिलेगा, नामचा बरवा मिलेगा। क्या मिलेगा, नामचा बरवा, डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे साथियों कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो जो अटल टनल है वो आपके पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। किसको, पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि अटल सुरंग जो है रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो जो अटल सुरंग है उसकी लंबाई की अगर बात करें 9.02 किलोमीटर। ये बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा था 67 वाले में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जो जिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा। जो जिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा ये श्रीनगर और लेह को जोड़ेगा। किसको साथियों, श्रीनगर और लेह को जोड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है। ठीक है, तो कौन करेगा इसमें, तो ध्यान दीजिएगा विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी जो है गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को डिवाइड करेगी। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी जब आप बात करते हैं यहाँ पर जो विंध्याचल श्रेणी है, तो इधर क्या करता है, गंगा के मैदान ऊपर है ना, गंगा यमुना दोआब, और नीचे जब यहाँ पिंद और सतपुड़ा रीजन जिस तरीके से पड़ता है, यहाँ पे पिंद रीजन जो है आपका क्या करता है, ये दक्षिण और उत्तर के इन भागों को क्या करता है, आपस में ये डिवाइड करता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। कन्याकुमारी से सटी जो है कौन सी पहाड़ियां हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है आपकी कार्डमम की पहाड़ियां हैं। कौन सी, कार्डमम की पहाड़ियां जो है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियाँ और जो पालनी की पहाड़ियाँ हैं ये मिलती हैं। ये तीनों के तीनों आपको मिलती हुई दिखेंगी कहाँ पर, तो अनाईमुडी में आपको देखने को मिलेंगी। अनाईमुडी में इनका क्या है, जंक्शन है। बात करेंगे जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो इस वहाँ पे आपकी अनाईमुडी में तीनों की तीनों पहाड़ियाँ जो है आपको क्या है, मिलती हुई यहाँ पर दिखेंगी, ट्राई जंक्शन बनाती हुई। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलता है। ठीक है, तो किस पहाड़ी पर ये आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा, तो आपको नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हुए। ठीक है, जो आपका ये रीजन है ना, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, तो यहाँ पे आके आपको मिलते देखेंगे कहाँ, नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये देखते हुए मिलेंगे आपको। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है, फटाफट से देखिएगा। ये जो सारे प्रश्न आपको हम करा रहे हैं ये सब के सब परीक्षाओं में पूछे और उसी से बेस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, जो प्रश्न ना आए उसको आप एक रफ पेज जैसे लेके नोट करते चलिएगा, क्योंकि इस तरीके से रिवीजन करेंगे तो चीज़ें तो आपने बहुत बार पढ़ रखी है, लेकिन एमसीक्यू के तौर पर जब आप रिवीजन करें तो उस चीज़ों को नोट करते हुए चलें। अगला फिर से पूछा हुआ है इसी पर क्वेश्चन को, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वो कौन सी पहाड़ियाँ। तो अभी हमने आपको बताया कौन सी पहाड़ियाँ हैं साथ में, तो वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम
रखा गया है। तो इस पर्वत का नाम जो है अगर आप देखें तो रमन सागर पर्वत रखा गया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, ठीक है। तो इस वाले रीजन में आप देखेंगे महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले रीजन में इसको क्या कहते हैं, तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत की सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, केटू गार्डविन आस्तीन आपको यहाँ पर नाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये जो है कहाँ पर स्थित है? केटू गार्डविन आस्तीन काराकोरम जो श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी अभी बताया वहाँ पे स्थित है, और भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, जबकि ये पीओके वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? तो दिए गए ऑप्शन में आपको क्या है? केटू को यहाँ पर सही उत्तर माना गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं, ठीक है, भारत में कौन सा नहीं है, कौन सी पर्वत चोटियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो धौलागिरी जो है आपको क्या है? भारत में नहीं है। धौलागिरी जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो आपके नेपाल में स्थित है। कहाँ पर? नेपाल में स्थित है। नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी, ठीक है, भारत की जो आपका क्या कहते हैं पीओके उसमें स्थित है, जबकि कामेत है ये आपका कहाँ पर मिल जाएगा? उत्तराखंड के गढ़वाल में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि बचेंद्री पाल निम्न में से एक सुपरिचित नाम है। बचेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में से, तो इनका जो संबंध है आपका पर्वतारोहण के क्षेत्र में इनका नाम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी। तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला संतोष यादव, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट से देखते चलिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप नोट करते चलेंगे, है ना। और जो क्लास आप देख रहे हैं इसको अपने साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच में होती है। इसी तरीके से बाकी सारे सब्जेक्ट जो है आपको प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। नहीं अगर देख पा रहे हैं तो स्पीड बढ़ा के 2 से 3 बार अगर आप सुन लेंगे तो क्वेश्चन आपको याद रहेगा, टिक मार के चले आएंगे। हिमालय में हिमरेखा किसके बीच में होती है? तो हिमालय की जो हिमरेखा है उसकी आपकी अगर बाउंड्री देखें तो 4300 से 6000 मीटर पूर्व में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है? ठीक है, सबसे लंबा हिमनद की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में जो पतूरा हिमनद है ये लगभग 57 किलोमीटर हिमालय का सबसे लंबा हिमनद है। कहाँ पर ये स्थित है? तो ये भी जो काराकोरम रेंज है यानी पीओके वाले रीजन में ये स्थित आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है निम्नलिखित क्षेत्रों में किसकी न्यून हिम रेखा है? तो अगर न्यून हिम रेखा की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऑप्शन क्या हो जाएगा? आल्प्स क्षेत्र जो है यहाँ पर क्या है? न्यून हिम रेखा आपको देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है, इसको स्किप कर दीजिए, इसमें क्वेश्चन को जो है इसको डिलीट किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन में लिखा पानी हिमनद भारत के किस जो निम्नलिखित क्षेत्र है उसमें किस राज्य में स्थित है? तो ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई आपका क्षेत्र नहीं, इसमें भी हेरो दिया था। ये अरुणाचल में लिखा पानी दर्रा है, तो लिखा पानी हिमनद की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया था, हिमनद लिख दिया था, जबकि ये क्या है? लिखा पानी दर्रा होना चाहिए था, ठीक है। तो इस हिसाब से भी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, यहाँ पे ही सही उत्तर हो जाएगा इसका। जबकि अगर बात करें तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में जो स्थित है वो लिखा पानी दर्रा है। क्या है? दर्रा है, लिखा पानी दर्रा। यहाँ पे हिमनद की बात कर रहा तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, तो की सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। जो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत हैं वो निर्मित हुए हैं, तो आपके कहाँ पे निर्मित हुए हैं? तो सेनोजोइक महाकल्प में ये आपके विकसित हुए हैं। किसमें? ध्यान दीजिएगा, सेनोजोइक वाले महाकल्प में विकसित हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है आपका? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्थित है कहाँ पर? दंडकारण्य दिए गए ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो उपयुक्त में से एक से अधिक में हो जाएगा, यानी ई हो जाएगा आपका, ठीक है। दंडकारण्य के लिए सही उत्तर ई हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला
क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, निम्न में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं, उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा। भुवन की पहाड़ियाँ जो है, ये भुवन की पहाड़ियाँ मेघालय पठार में नहीं है। ये कहाँ पे है, मिजो हिल्स में है। कहाँ पे, मिजो हिल्स का ये आपका हिस्सा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। गारो खासी जानती आप जानते हैं मेघालय का पार्ट है, तो आपका उसमें से आपका सही उत्तर उसमें से मिल जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में भारत के किस पठार से है। तो मालनाड का क्षेत्र क्या रहता है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, और क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जो मालनाड का क्षेत्र है आपके कर्नाटक पठार से, इसका संबंध है, सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, भारत की तट रेखा की बात कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा अब ये तट रेखा चेंज हो गई। दिए गए ऑप्शंस में उस समय जो क्वेश्चन था लगभग 75 से 16 के आसपास था, तो भी ऑप्शंस में नहीं था, लेकिन अभी वाला याद कर लीजिएगा। तट रेखा कितनी हो गई है भारत की, 11,000 लगभग 98। ठीक है, 11,098 किलोमीटर के आसपास ये आपकी है, तो इसको ध्यान रखिए कि लगभग 11,000 भी दिया रहेगा, तो वहाँ पे आंसर आप टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से क्या कह रहा है, भारत की तटीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किमी तक समुद्र की ओर फैली हुई है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 नॉटिकल माइल्स जो है आपका समुद्री मील यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आ जाइएगा, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है। तो ध्यान दीजिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम भारत में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, दक्षिण पश्चिम भारत में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप में अगर द्वीप की बात करें तो लगभग यहाँ पर कितने 36 जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, 36 द्वीप देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो मिनी काय और 9 डिग्री चैनल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्वीप द्वीपों का समूह लक्षद्वीप ये कैसा है। तो आप इसको जानते रहिए, प्रवाल उत्पत्ति टाइप का है ये, है ना, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इसी तरीके से, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कैम्बे की खाड़ी में ये नहीं पाई जाती, बाकी तीन में ध्यान रखिएगा, मन्नार, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और कच्छ की खाड़ी में क्या है, प्रवाल भित्ति पाई जाती है। नहीं की बात किया तो कैम्बे की खाड़ी में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे आ जाइएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है। तो उत्तराखंड का जो है आपका अल्मोड़ा जिला जो है ये क्या है, तिब्बत सीमा से साझा नहीं करता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है। तो मध्य प्रदेश की अगर सर्वाधिक लंबी सीमा की बात करेंगे तो आपके उत्तर प्रदेश के साथ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो आपका ये ललितपुर और इधर सोनभद्र सब रीजन जो पूरा ये क्या है, एमपी से ही आपका बुंदेलखंड वाला रीजन घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और ये कहाँ पे है। तो विदर्भ आपको कहाँ पे मिल जाएगा, ये महाराष्ट्र का है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र का एक अंग आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पाट अंचल जो पाट रीजन है ये कहाँ स्थित है। तो पाट रीजन आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर, छोटा नागपुर पठार झारखंड में आपको ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, झुमरी तलैया रेडियो पर जो गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है वो किस राज्य में स्थित है। तो झुमरी तलैया भी आप कहाँ पर है, झारखंड में ही आपको देखने को मिल जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि मद्रास का नया नाम, तो आप सभी जानते हैं ये नया नाम क्या हो जाएगा आपका, चेन्नई, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है। ये भी बहुत कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, सी से उत्तर तमिलनाडु हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का सही और वही क्रम क्या है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद से आपका आएगा क्या आएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 3 4 देख लीजिए, 3 4 आपका कौन सा है, 3 4 डी में आपका मिल जाएगा, डी मिल जाएगा 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसको अरेंज कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या करें, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। तो सबसे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इस तरीके से नाम आपको देखने को मिलते हैं। तीन ही हमसे पूछा है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके बाद से क्या है, चौथे पर आपका यूपी है। क्या है, यूपी पॉपुलेशन में आएगा, ध्यान दीजिएगा यूपी पहले पर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है।
ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। असम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बाउंड्री लाइन के हिसाब से, तो 7 हो जाएगा। कितने? 7 हो जाएगा यहाँ पे से उत्तर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे बड़ा जिला आपका कच्छ का जिला है, जो गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्तमान में अगर देखें तो लेह लद्दाख आपका हो जाता है, क्या हो जाएगा? लेह लद्दाख हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, ये आपका केंद्र शासित में आएगा, तो सिर्फ स्टेट में अगर देखें तो कच्छ होगा, और जब केंद्र शासित को उसमें मिला लेंगे तो लेह लद्दाख आपका उसमें टॉप पर आ जाएगा। इस चीज़ से कन्फ्यूज ना होइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो गुजरात की राजधानी आप जानते हैं क्या है, ऑप्शन सी गांधीनगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान की राजधानी कौन सी शहर? तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ऑप्शन ए जयपुर आपका हो जाएगा। आगे बढ़िएगा फटाफट से। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है उत्तर पूर्वी भारत का? तो ऑप्शन डी मेघालय आपका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी आप जानते हैं कहाँ पर स्थित है, ये भारत के पूर्वी राज्यों में स्थित है, राज्य मेघालय में। तो आपका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, सबसे ज़्यादा बारिश सर्वाधिक वर्षा वाला है ना विश्व में मौसिन राम जो है आपका यहीं पे चेरापूंजी में वाले स्थान में ही आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं फटाफट से और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो ये आप जान लीजिए कहाँ पर, ये दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हरियाणा से उत्तर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गद्दी जो लोग हैं, निवासी हैं, जो गद्दी ट्राइब्स है, ये आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी? तो गद्दी ट्राइब्स आपको जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोडो निवासी हैं, तो बोडो कहाँ के निवासी हैं? तो बोडो आपको मिल जाएगा गारो पहाड़ी के अंदर का जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। गारो जनजाति आपके कहाँ से रिलेटेड है? तो मेघालय से रिलेटेड है। कहाँ से? मेघालय से रिलेटेड है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो आपको भील जाति मिल जाएगी कहाँ पे? महाराष्ट्र में आप देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो जनजातियां और राज्य कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका टोडा केरल जो है ये सही नहीं। टोडा आपको कहाँ मिल जाएगा? टोडा तमिलनाडु, टोडा TN तमिलनाडु, TT याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भरमौर जनजाति किस प्रांत में स्थित है? तो ये आपको मिल जाएगा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मणिपुरी जो कि उसकी मध्य घाटी में संकेंद्रित जो गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है, तो वहाँ का आपको अभी चर्चा में भी हाल फिलहाल में थे कुकी मैतेई, तो वहाँ की ये मैतेई हो जाएगा जो मध्य घाटी में स्थित है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।